नमस्कार, सभी का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोयुवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 का, यानी केमिकल काइनेटिक्स का, जिसे हम रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। इस रासायनिक बल गतिकी हमारी 6 क्लास से कंप्लीट हो गई थी और आज की हमारी क्लास है 7th नंबर की क्लास रहेगी, यानी पार्ट नंबर 7 रहेगा। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था शून्य कोटि अभिक्रियाओं का। शून्य कोटि अभिक्रियाओं का हमने डिटेल से अध्ययन किया था, अवकलित व समाकलित वेग समीकरण प्राप्त की थी, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई देखी थी, शून्य कोटि अभिक्रिया का आलेखीय निरूपण देखा था और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हमने अर्ध आयुकाल का मान देखा था। यानी अपन कह सकते हैं पिछले वीडियो में हमने शून्य कोटि अभिक्रियाओं का डिटेल से अध्ययन कर लिया था और आज उसी कड़ी में हमारा जो आज का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक प्रथम कोटि अभिक्रियाएं, इनका अध्ययन हम इस आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो लगातार आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रथम कोटि अभिक्रियाएं, क्योंकि यहाँ से भी छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर बड़ा क्वेश्चन। यानी हम इस वीडियो में प्रथम कोटि अभिक्रियाओं को डिटेल से पढ़ेंगे। प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए अवकलित व समाकलित वेग समीकरण देखेंगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई देखेंगे, इनका आलेखीय निरूपण देखेंगे और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अंतराल सूत्र देखेंगे और अर्ध आयुकाल का मान भी हम देखेंगे। तो आज की क्लास हमारी इंपॉर्टेंट क्लास है, लगातार आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रथम कोटि अभिक्रियाओं का, जिन्हें हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो, पहले हम देखते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रियाएं कहते किसे हैं। हम कहेंगे कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है, उन्हें हम प्रथम कोटि अभिक्रियाएं कहते हैं। देखो, प्रथम कोटि अभिक्रियाओं को हम परिभाषित करेंगे। कैसे करेंगे? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया वेग, क्या कहेंगे? जिनमें अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, प्रथम कोटि अभिक्रियाएं कहलाती हैं। प्रथम कोटि अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखो, ये हमने प्रथम कोटि अभिक्रियाओं को परिभाषित किया है। क्या कहा है? कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि अभिक्रियाएं कहलाती हैं, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती हैं। अब देखो, ये तो हो गई परिभाषा। अब हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित व समाकलित वेग समीकरण प्राप्त करते हैं। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित व समाकलित वेग समीकरण। अवकलित व समाकलित वेग समीकरण।
प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित व समाकलित वेग समीकरण। यानी हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित व समाकलित वेग समीकरण प्राप्त करेंगे। देखो ये कोई रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, यानी अपन क्या कहेंगे कि ये अभिकारक है, उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। क्या लगाएंगे कंडीशन, t बराबर 0 पर प्रोडक्ट तो क्या रहेगा 0 और अभिकारक की सांद्रता रहेगी a। फिर अपन बात करते हैं t बराबर t पर, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि t समय पर, t बराबर t पर प्रोडक्ट अक्स बन चुका, इसका मतलब अभिकारक की सांद्रता कितनी रहेगी शेष a माइनस अक्स। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर आपको। अब लगाएंगे अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग। देखो पहले इस अभिकारक के संदर्भ में अभिक्रिया का वेग लिखूंगा मैं, तो कैसे लिखूंगा देखो, माइनस डी ए अपॉन डी टी, क्योंकि हमें पता है समय के साथ अभिकारक की सांद्रता कम होती है, तो माइनस डी ए अपॉन डी टी। ये किसके इक्वल है, ये है देखो टी समय पे सांद्रता कितनी है a माइनस अक्स, यानी मैं यहाँ पे लिख दूँ a माइनस अक्स माइनस डी ए माइनस अक्स अपॉन डी टी। और देखो पिछले वाले वीडियो में भी हमने अभिक्रिया वेग का जो कॉमन फॉर्मूला है वो हमने लिखा था, क्या लिखा था, dx अपॉन dt। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो हमारी परिभाषा क्या कहती है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। यानी अब मैं ये सूत्र लिखूंगा dx अपॉन dt समानुपाती a माइनस अक्स, और घात 1 है, यानी 1 लिखो चाहे ना लिखो, इसकी घात 1 है। समानुपाती के चिन्ह को हटाऊंगा तो क्या आएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू k1 और a माइनस अक्स। अब देखो आप, यानी अपन क्या कहेंगे कि ये जो समीकरण आया है इसको हम समीकरण 1 देते हैं और इसे हम कहेंगे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण है। क्या कहेंगे, हम कहेंगे समीकरण 1 प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण है, अवकलित वेग समीकरण है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो K1 क्या है, K1 है प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। याद करो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हमने वेग स्थिरांक को K नोट के द्वारा लिखा था। हम कहेंगे K1 इक्वल टू प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के लिए वेग स्थिरांक, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समीकरण 1 क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण। K1 यहाँ पे क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट। यानी हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण प्राप्त कर लिया है। अब हम इसके लिए समाकलित वेग समीकरण प्राप्त करेंगे। तो क्या कहेंगे, समीकरण 1 से, लगातार बने रहिए मेरे साथ आप, समीकरण 1 से। अब देखो
समीकरण एक है, ये रहा, dx/dt इक्वल k1 a माइनस x। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो dt को मैं यहाँ लाऊंगा और a माइनस x को नीचे लाऊंगा, यानी इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ dx/a माइनस x इक्वल k1 dt। यानी इस समीकरण को हमने इस प्रकार व्यवस्थित कर लिया। क्या कहेंगे, उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर, ये लो, उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर, यानी अब हम इस समीकरण का समाकलन करेंगे। तो देखो dx/a माइनस x, k1 तो वेग स्थिरांक है, इसको बाहर लिखेंगे और बचा क्या, dt समाकलन, यानी समाकलन dx/a माइनस x इक्वल टू k1। k1 यहाँ पे वेग स्थिरांक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, इसलिए इसको बाहर लिख लिया और फिर समाकलन dt। अब देखो dx/a माइनस x का समाकलन क्या होता है, माइनस ln a माइनस x इक्वल टू k1 dt का t और प्लस c। इसको मैं समीकरण 2 दे दूं, समीकरण 2 दे दिया। माइनस लॉग, इसको हम लॉग ही बोलेंगे, इसका आधार e है, तो माइनस लॉग a माइनस x इक्वल टू k1t प्लस c। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब लगाएंगे कंडीशन, क्या लगाएंगे, एट t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0, अतः समीकरण 2 से, बात सीधी सी ये है कि t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 ये मान इस समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखो क्या आएगा, माइनस लॉग a माइनस 0 इक्वल टू k1 इंटू टी के स्थान पे 0 और प्लस c। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, c क्या है, c है समाकलन स्थिरांक। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, c यहाँ पे समाकलन स्थिरांक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। t बराबर 0, x बराबर 0 इसमें रखा, तो देखो ये राशि 0 हो गई, इधर तो c बचा और इधर माइनस ln a यानी माइनस लॉग a, यानी ओवरऑल अपन क्या कर सकते हैं, हमारे पास c इक्वल टू माइनस ln a। कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं समीकरण 3 दे दूं, फिर क्या कहूं, c का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या कहूँगा, c का मान समीकरण 2 में रखने पर। देखो इसको मैं हटा दूं, इधर वाले को हटा रहा हूं मैं, यानी c का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। देखते हैं हमारे पास क्या समीकरण आती है। क्या कहा मैंने कि c का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो c का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, देखो समीकरण 2 क्या है, यही तो है, समीकरण 2 ये है, यानी अपन रखेंगे यहाँ पे माइनस ln a माइनस x फिर इक्वल टू k1t फिर प्लस, अब देखो c का मान कितना है, माइनस लॉग a यानी माइनस ln a, ये लो
माइनस ln a, इसको मैं कोष्टक में दिखा रहा हूँ माइनस ln a। अब मैं इसको सरल करूँगा तो देखो क्या आएगा, माइनस ln a माइनस x इक्वल टू k1t, बाहर प्लस है अंदर माइनस है, खोलूँगा तो माइनस ln a, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करूँगा, अब इस माइनस वाली राशि को यानी इस माइनस ln को मैं उधर ले जाऊँगा तो प्लस का हो जाएगा ये, यानी माइनस ln a माइनस x। अब इस माइनस ln को मैं उधर ले जा रहा हूँ यानी प्लस ln a और इक्वल टू क्या है k1t, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करूँगा, मैं प्लस वाली राशि को पहले लिखूंगा और माइनस वाली राशि को बाद में लिखूंगा, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ ln a माइनस ln a माइनस x इक्वल टू k1t। अब देखो ये सूत्र क्या बन गया, ये सूत्र बन गया log a, या अपन कह सकते हैं ln a, एक ही बात है, ठीक है ना। यानी ये सूत्र बन गया log a माइनस log b इक्वल टू क्या होता है log a अपॉन b। ये सूत्र आपको पता है, ये सूत्र आपको पता है। तो इस सूत्र के द्वारा अब मैं क्या लिख दूँ, देखो इधर तो क्या है k1, यानी मैं लिख सकता हूँ k1t इक्वल टू ln a अपॉन a माइनस x। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। t को मैं इधर लाऊंगा तो नीचे आ जाएगा, यानी k1 इक्वल टू 1 अपॉन t ln a अपॉन a माइनस x। एक तो हमारे पास आ गया सूत्र, ये कौन सा आ गया, k1 इक्वल टू 1 अपॉन टी ln a अपॉन a माइनस x। अब देखो, अब हम इस log का जो आधार e है उसको हम tan में परिवर्तित करते हैं। देखो आधार e को आधार tan में परिवर्तित करने पर देखते हैं हमारे पास क्या समीकरण आएगी। ये अपन ऐसे कह सकते हैं कि ln को log tan में परिवर्तित करने पर कोई दिक्कत नहीं है, यानी मैं यहाँ पे लिख दूँ ln को log tan में परिवर्तित करने पर क्या करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मैं लिख दूं यहाँ पे k1, क्या लिख दूं k1 इक्वल टू 2.303 अपॉन नीचे क्या है t। अब ln के स्थान पे क्या जाएगा log tan, इसका बेस 10 है। आगे क्या है a अपॉन a माइनस x, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं समीकरण 4 दे दूं और क्या कह दूं, समीकरण 4 प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है। क्या कहेंगे, समीकरण 4 प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है। समाकलित वेग समीकरण है, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण प्राप्त कर ली और समाकलित वेग समीकरण प्राप्त कर ली। k1 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log 10 a अपॉन a माइनस x। अब देखो, अब हम इस सूत्र से इस k1 की इकाई ज्ञात करें, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई। तो देखो क्या आएगी, मैं लिख रहा हूँ k1 की इकाई, और k1 क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। देखो सूत्र ये रहा, k1 इक्वल टू
2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। इस सूत्र से हम इस K1 की इकाई लिख सकते हैं। देखो क्या आएगी, K1 ऊपर तो राशि है 2.303, नीचे क्या है समय, तो 1 अपॉन समय, अरे टी समय तो है, फिर ये log है, ऊपर क्या है a और नीचे क्या है a माइनस एक्स, यानी ये भी सांद्रता है और ये भी सांद्रता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ सांद्रता अपॉन सांद्रता। अरे भाई ये t बराबर 0 पर अभिकारक की सांद्रता है और ये t बराबर t पर क्या है अभिकारक की सांद्रता, तो सांद्रता अपॉन सांद्रता, यानी सांद्रता से सांद्रता कैंसिल। K1 इक्वल टू समय को लेते हैं सेकंड में, तो ये लो समय की इकाई सेकंड। ओवरऑल हमारे पास इस K1 की इकाई क्या आएगी 1 अपॉन सेकंड है, ऊपर जाएगी तो पर सेकंड, पर सेकंड या सेकंड इनवर्स। ये लो, ये हमने इस K1 की इकाई ज्ञात कर ली। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। याद करो जब हमने विशिष्ट अभिक्रिया वेग पढ़ा था वहाँ पर हमने वेग स्थिरांक की इकाई निकाली थी, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए और द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए। तो वहाँ पर भी हमने इस K1 यानी अपन कह सकते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई पर सेकंड ज्ञात की थी। याद रखोगे आप, डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए पर सेकंड। तो देखो अब तक हमने अवकलित वेग समीकरण देख ली, समाकलित वेग समीकरण देख ली और इस K1 की इकाई देख ली। अब देखो, अब हम ले रहे हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अंतराल समीकरण। इंपॉर्टेंट है भाई, अंतराल समीकरण कह सकते हैं या अंतराल सूत्र कह सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अंतराल समीकरण या अंतराल सूत्र कह सकते हैं। यानी अब हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अंतराल समीकरण देखते हैं। यानी अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अंतराल समीकरण, अंतराल समीकरण यानी इंटरवल इक्वेशन। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अंतराल समीकरण। देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये अंतराल समीकरण क्यों काम में लिया जाता है। देखो अपन कह सकते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में यदि अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात नहीं हो तो हमें प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात करने के लिए अंतराल समीकरण का उपयोग करना होता है। यानी सीधी सी बात ये है, अपन ये कह सकते हैं जब प्रथम कोटि अभिक्रियाओं में अभिकारकों की सांद्रता ज्ञात नहीं हो तो वेग स्थिरांक ज्ञात करने के लिए अंतराल समीकरण का उपयोग किया जा सकता है। अब ये अंतराल समीकरण क्या है ये हम देखते हैं। देखो हमें प्रारंभिक सांद्रता नहीं दी गई है, लेकिन अलग अलग समय पर हमें जो अभिकारक है उसकी प्रारंभिक सांद्रता की विघटन की मात्रा दी गई हो। यानी अपन ये कह सकते हैं, देखो समझना, अपन कह सकते हैं माना T1 व T2 समय पर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, समझना बात को, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता क्रमशः
क्रमशः x1 व x2 मात्रा में अपघटित हो चुकी है। अपघटित हो चुकी है। अपघटित हो चुकी है यानी T1 समय पर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता x1 अपघटित हो चुकी है और T2 समय पर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता x2 अपघटित हो चुकी है। तो इसका मतलब अगर हम T1 समय पर अभिकारक की बची हुई सांद्रता ज्ञात करें तो क्या आएगी A माइनस x1 और अगर T2 समय पर हम अभिकारक की बची हुई सांद्रता ज्ञात करें तो क्या आएगी A माइनस x2। कोई दिक्कत नहीं है यानी हम लिख सकते हैं माना T1 समय पर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता या अभिकारक की बची हुई प्रारंभिक सांद्रता, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि T1 समय पे अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का बचा हुआ भाग। कोई दिक्कत नहीं है यानी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्ट ही, माना T1 समय पर अभिकारक की बची हुई सांद्रता कितनी होगी? अरे प्रारंभिक सांद्रता A है, T1 समय पे कितनी अपघटित हो चुकी x1, तो क्या लिखूंगा A माइनस x1। कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं माना T2 समय पर अभिकारक की बची हुई सांद्रता क्या लिखूंगा भाई? प्रारंभिक सांद्रता A है, इसका मतलब A माइनस x2। अब देखो हमारे पास दो समय हो गए अलग अलग, एक T1 समय हो गया और एक T2 समय हो गया। अब हम इन दोनों समयों के लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण लिखेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं उपरोक्त दोनों समय के लिए समाकलित वेग समीकरण लिखने पर, समाकलित वेग समीकरण लिखने पर भाई अभी हमने समाकलित वेग समीकरण प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया था? देखो K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन T और log A अपॉन A माइनस x। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमारे पास T1 और T2 समय, इसका मतलब हम इस T को इधर ले जाएंगे तो इस समीकरण को मैं लिखूंगा T इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन A माइनस x। देखो अभी तक हमने इन समयों के लिए समाकलित वेग समीकरण नहीं लिखी है, केवल इस समीकरण को हमने इस प्रकार से लिखा है T इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log 10 A अपॉन A माइनस x। अब देखो इस समीकरण को अब हम इस T1 और T2 समय के लिए लिखेंगे, पहले T1 के लिए और बाद में T2 के लिए। तो देखो मैं अब ऊपर से हटा रहा हूं, लगातार आप ध्यान से समझते जाएंगे। इसको भी मैं हटा रहा हूं, समझ में आ गया आपको कि T1 समय पे सांद्रता कितनी बची हुई है और T2 समय पे सांद्रता कितनी बची हुई है, ठीक है ना। अब देखो आप ये समीकरण मैंने लिख दी। अब इस समीकरण को हम दोनों समयों के लिए
लागू करेंगे। देखो पहले मैं लिखूं क्या, T1 इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 है, क्योंकि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, इसका मतलब दोनों समयों के लिए वेग स्थिरांक K1 ही रहेगा। आगे क्या है, log, ऊपर तो क्या है प्रारंभिक सांद्रता, अब नीचे क्या आएगी a माइनस x1, इसको मैं समीकरण 1 दे दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम T2 समय के लिए समाकलित वेग समीकरण लिख रहे हैं, तो क्या आएगी 2.303 अपॉन K1 log a अपॉन क्या आएगा a माइनस x2, इसको मैं समीकरण 2 दे दूं। अब देखो हमने T1 समय के लिए समाकलित वेग समीकरण लिख ली और T2 समय के लिए समाकलित वेग समीकरण लिख दी। अब हमारे पास 2 समीकरण आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। क्या कहेंगे, देखो हम कहेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर देखो क्या आएगा, समीकरण 2 क्या है T2, घटा रहे हैं T1, तो T2 माइनस T1, फिर क्या है 2.303 अपॉन K1 log a अपॉन a माइनस x2, घटा रहे हैं तो माइनस 2.303 अपॉन K1 log a अपॉन a माइनस x1। देखो हम अगर इसको खोलें कोष्टक को तो अंदर प्लस है और बाहर माइनस, यानी खोलेंगे तो ओवरऑल माइनस आएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो 2.303 अपॉन K इसमें भी है और 2.303 अपॉन K1 इसमें भी है, यानी मैं अब 2.303 अपॉन K1 को कॉमन लूँगा, तो देखो क्या आएगा हमारे पास T2 माइनस T1 2.303 अपॉन K1, क्या बचा देखो, यहाँ तो बचा log a अपॉन a माइनस x2, और यहाँ क्या बचा माइनस log a अपॉन a माइनस x1, और इसको मैं कोष्टक में दिखा दूँ, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये क्या ये log, वही देखो log a माइनस log b वाला सूत्र बन गया, तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो T2 माइनस T1 2.303 अपॉन K1, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं ऐसे लिख दूँ log a अपॉन a माइनस x2 अपॉन a माइनस x1, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे चलते हैं, आगे क्या आएगा T2 माइनस T1 क्या है 2.303 अपॉन K1, ये यहाँ पर भाग में, इसको मैं गुणा में लाऊंगा तो नीचे वाली राशि ऊपर और ऊपर वाली राशि नीचे, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log a अपॉन a माइनस x2, और अब कर रहा हूं मैं मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा a माइनस x1 अपॉन a से a कैंसिल, ओवरऑल हमारे पास क्या बचेगा T2 माइनस T1 इक्वल टू 2.303 K1 log, ऊपर तो क्या बचा a माइनस x1 और नीचे a माइनस x2, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो हमारे पास समीकरण आ गई, ये वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करना हो तो हम इसे क्या लिखेंगे K1 इक्वल टू 2.303, अब नीचे क्या जाएगा T2 माइनस T1
log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2, ये लो। यानी इस अंतराल सूत्र से हम प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं। अब देख सकते हो आप, इस सूत्र में कहीं पर भी प्रारंभिक सांद्रता नहीं है, यानी a नहीं है। ये तो a माइनस x1 है और ये भी क्या है, a माइनस x2। यानी अपन कह सकते हैं यदि हमें प्रथम कोटि अभिक्रिया में अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता नहीं दी गई है तो हम इस अंतराल सूत्र की सहायता से प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अंतराल समीकरण ज्ञात कर लिया। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो हमने अंतराल समीकरण या अंतराल सूत्र इसको आप कह सकते हो। अब हम लेते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आलेखीय निरूपण। क्या लेंगे? आलेखीय निरूपण। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आलेखीय निरूपण। अब हम विभिन्न राशियों के मध्य आलेख बनाएंगे। देखते हैं किस प्रकार के आलेख हमें प्राप्त होते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आलेखीय निरूपण। हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित व समाकलित वेग समीकरण प्राप्त कर ली, K1 की इकाई देख ली और अंतराल समीकरण देख लिया। अब हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आलेखीय निरूपण देख रहे हैं। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? आलेखीय निरूपण या आलेखीय निरूपण, एक ही बात है। आलेखीय निरूपण। अब देखो आलेख किस किस के मध्य हम बनाएंगे। पहला जो आलेख है वो हम बनाएंगे log a अपॉन a माइनस x तथा t के मध्य आलेख, t के मध्य आलेख। अब देखो हमें यह आलेख बनाना है। हम इस आलेख को बनाने के लिए पहले समीकरण प्राप्त करेंगे और समीकरण किससे प्राप्त करेंगे? प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण से। तो हम क्या लिखेंगे? समाकलित वेग समीकरण से। समाकलित वेग समीकरण से। देखो समाकलित वेग समीकरण क्या है हमारे पास? K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन T, यही तो है। और log a अपॉन a माइनस x, ये हमारे पास प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है। अब हमें आरेख बनाना है log a अपॉन a माइनस x और t के मध्य आलेख। तो देखो मैं इसको लिख सकता हूं log a अपॉन a माइनस x इक्वल टू, देखो मैं इस राशि को उधर ले जाऊं तो नीचे वाली राशि ऊपर और ऊपर वाली राशि नीचे, यानी ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा K1t अपॉन 2.303। ये लो, इस समीकरण से हम आलेख बनाएंगे। ध्यान से देखो ये समीकरण किस प्रकार की समीकरण है। देखो ये तो है y, है ना, और ये K1 अपॉन 2.303 ये है m और x क्या है? t। यानी अपन कह सकते हैं कि ये समीकरण y इक्वल टू mx जैसी है। इसका मतलब इसका आलेख y इक्वल टू mx जैसा
प्राप्त होगा। और आलेख कैसा होगा, मैं आलेख को बना रहा हूँ यहाँ। ये आपको पता हो गया कि ये समीकरण y इक्वल टू एम एक्स जैसी है। y तो क्या है, log a अपॉन a माइनस एक्स, m क्या है k1 अपॉन 2.303 और x क्या है t। यानी आलेख बनेगा ऐसा, y को हम इधर लेते हैं, यानी इधर तो क्या रहेगा log a अपॉन a माइनस एक्स, इधर रहता है x, x के स्थान पे क्या है t, यानी ये लो t। c इसमें है नहीं, c का मतलब अंतःखंड, इसका मतलब आरेख यहाँ से स्टार्ट होगा और हमारा जो ढाल है वो धनात्मक है, इसका मतलब आरेख ये आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस आलेख का जो ढाल है, ये ढाल किसको बताएगा, k1 अपॉन 2.303 को। तो ये हमने एक आलेख बना दिया है, किसके मध्य, log a अपॉन a माइनस एक्स तथा t के मध्य हमने आलेख बना दिया है। सरल रेखा का आलेख हमें प्राप्त होता है। अब देखो दूसरा आलेख अपन बनाएंगे, log a माइनस एक्स व t के मध्य आलेख। देखते हैं ये आलेख कैसा प्राप्त होगा। देखो ये समीकरण काम आएगी, कौन सी, समाकलित वेग समीकरण से। क्या कहेंगे, समाकलित वेग समीकरण से। क्या है, k1 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इस समीकरण को हमने ऐसे लिखा है, ये लो, यानी इसको लिख दूं मैं, अभी हमने लिखा है log a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, k1t अपॉन 2.303। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log a, समझना बात को, log a माइनस log a माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, और इक्वल टू k1t अपॉन 2.303। कोई दिक्कत नहीं है, अरे कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको हमने कैसे लिखा है, देखो log 10a माइनस log a माइनस एक्स इक्वल टू k1t अपॉन 2.303। अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं इस राशि को तो ले जाऊँगा उधर और इस राशि को लाऊंगा मैं इधर। तो हमारे पास देखो क्या बचेगी, इधर तो क्या है log 10a, ठीक है। अब मैंने क्या बताया आपको कि मैं इस राशि को तो ले जाऊंगा उधर, तो ये तो हो जाएगी माइनस की, यानी माइनस k1t अपॉन 2.303, और इसको लाऊंगा मैं इधर तो ये हो जाएगी प्लस की, यानी log a माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है क्या, log a माइनस एक्स इक्वल टू, पहले माइनस वाली राशि को लिख दूँ मैं, माइनस k1t अपॉन 2.303 और प्लस क्या है log a। अब देखिए आप इस समीकरण को देखो, ये समीकरण किस प्रकार की समीकरण है। देखो y तो ये और mx माइनस m तो क्या है k1 अपॉन 2.303, x क्या है t और प्लस c क्या है log a। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो आलेख प्राप्त होगा वो y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी के जैसा प्राप्त होगा, और ये समीकरण हमने इस समीकरण से प्राप्त की है। अब देखो मैं आलेख बना रहा हूं, यहां बना दो आलेख, ठीक है। चलो मैं इसको हटा दूं, इसको मैं हटा रहा हूं,
यहाँ पर हम आलेख बनाएंगे। अब समीकरण हमने प्राप्त कर लिए। देखो ये लो, y के स्थान पे तो क्या है, log a माइनस अक्स, ठीक है, और अक्स के स्थान पे क्या है, t, ये लो t, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं c की, c प्लस में है, इसका मतलब ये लो, यहाँ पर ये अंतःखंड को दर्शाता है, और फिर ढाल यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब आरेख अब नीचे की तरफ आएगा, और इस आरेख का जो ढाल है वो हमें किसको बताएगा, ढाल बराबर माइनस K1/2.303, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अपन कह सकते हैं इस आरेख को देख के कि log a माइनस अक्स यानी a माइनस अक्स का जो मान है वो समय के साथ क्या होता है, घटता चला जाता है। अरे क्या है ये t समय पर क्या है, बची हुई सांद्रता तो है अभिकारक की, और हमें पता है अभिकारक की सांद्रता तो समय के साथ घटती है। तो ये बात हमें इस आरेख से भी स्पष्ट हो रही है कि अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ घटती है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने दो आलेख देखे, एक तो log a/a माइनस अक्स व t के मध्य, और एक log a माइनस अक्स व t के मध्य। दोनों आलेख आपको ध्यान में रखने हैं। तो हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया का आलेखीय निरूपण भी देख लिया। अब हम बात करते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल, हाफ लाइफ पीरियड। देखते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र किस प्रकार प्राप्त होता है। तो अब हम देखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल को हम टी हाफ के द्वारा दर्शाते हैं, टी हाफ के द्वारा। यानी अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल। देखो हम लिखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल। देखो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये भी कहा था कि इस अर्ध आयुकाल को हम अर्ध आयु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध आयु। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और इसका जो प्रतीक है वो क्या होता है, टी हाफ। क्या होता है, टी हाफ। यानी अर्ध आयुकाल कह सकते हैं या अपन अर्ध आयु कह सकते हैं। अर्ध आयुकाल को टी हाफ के द्वारा दर्शाते हैं। अब देखो हमने पिछले वीडियो में अर्ध आयुकाल की परिभाषा देखी थी। हमने क्या कहा था कि वह समय जिसमें अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता का आधा भाग उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, तो वह समय ही अर्ध आयुकाल कहलाता है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि वह समय जिसमें अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता का आधा भाग शेष बच जाता है या आधा भाग शेष बचा रहता है, तो उस समय को हम अर्ध आयुकाल कहते हैं। यानी अर्ध आयुकाल की परिभाषा हमें पता है, हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल ज्ञात करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, समाकलित वेग समीकरण से। क्या लिखेंगे, समाकलित वेग
समीकरण से, समाकलित वेग समीकरण से क्या था हमारे पास, K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस x। कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है। वही कंडीशन लगाएंगे, t बराबर t हाफ, तो x बराबर क्या होगा a/2। पिछले वीडियो में मेरा बताया हुआ आपको कि प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता a होती है, a मोल पर लीटर। x क्या है, उत्पादों की सांद्रता। तो T1 समय पे क्या होगा, T1 समय पे a/2 सांद्रता बची रहेगी और ये a/2 इस x के बराबर होती है, तो x इक्वल टू a/2। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसके अंदर मान रखेंगे K1 2.303 अपॉन टी के स्थान पे तो t हाफ, फिर log a और a माइनस x के स्थान पे a/2, x के स्थान पे a/2। और सरल करते हैं, K1 इक्वल टू 2.303 t हाफ log a अपॉन a माइनस a/2, इसका मतलब यहाँ पे क्या बच गया a/2। K1 2.303 t हाफ और log a, दो ऊपर चला गया, a से a कैंसिल, यानी ओवरऑल हमारे पास क्या बचा, हमारे पास K1 2.303 t हाफ log 2 K1 इक्वल टू 2.303 t हाफ log 2 का मान कितना होता है 0.3010। चूँकि अपन लिख सकते हैं log 2 इक्वल टू 0.3010, कोई दिक्कत नहीं है। t हाफ का सूत्र हम लिख रहे हैं, तो t हाफ इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन K1 नीचे आ जाएगा। ओवरऑल हमारे पास t हाफ का सूत्र बनेगा 0.693 अपॉन K1। ये हमारे पास प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र आ गया। अब देखो, इस सूत्र को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का मान अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। यानी हम यहाँ पे स्टार लगा के क्या कह सकते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का मान अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो ये हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल ज्ञात कर लिया और हमने इस सूत्र से क्या कहा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का मान अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो इस अर्ध आयुकाल की सूत्र को भी आप ध्यान में रखोगे। अब हम अंत में प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के होते हैं। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के।
देखो हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण ज्ञात कर ली, समाकलित वेग समीकरण ज्ञात कर ली, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कर ली और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अंतराल सूत्र हमने ज्ञात कर लिया। फिर हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का मान ज्ञात कर लिया। अब हम प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल देख रहे हैं, प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के उदाहरण, ठीक है ना। यानी हम लिखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के उदाहरण, प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के उदाहरण। देखो बात करते हैं पहले एग्जाम्पल की। पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, N2O5 का तापीय विघटन। तापीय विघटन बोल दो या अपघटन बोल दो, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखो पहला एग्जाम्पल ये है मैंने, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का तापीय विघटन कैसे होगा। देखो N2O5 ये तापीय विघटन यानी 4NO2 + O2, ये एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा एग्जाम्पल लूँ मैं, H2O2 का तापीय विघटन। H2O2 का तापीय विघटन यानी अपन कह सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का तापीय विघटन भी एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। अभिक्रिया लिख रहा हूं मैं, 2H2O2 तापीय विघटन 2H2O + O2, यानी ये एग्जाम्पल भी एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। तीसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, अमोनियम नाइट्राइट का तापीय विघटन। अमोनियम नाइट्राइट का तापीय विघटन यानी अपन कहेंगे कि अमोनियम नाइट्राइट का तापीय विघटन भी एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। अब लिख रहा हूं मैं अभिक्रिया NH4NO2, ये लो तापीय विघटन, N2 गैस निकलेगी, N2 गैस और 2H2O। अगला एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एज़ोआइसोप्रोपेन। एज़ोआइसोप्रोपेन का तापीय विघटन यानी अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे कि एज़ोआइसोप्रोपेन का तापीय विघटन भी एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। अब लिख रहा हूं मैं अभिक्रिया CH3N डबल बॉन्ड N CH3 हम करवा रहे हैं इसका तापीय विघटन, ये लो CH3 और CH3 और N2 गैस बाहर निकल जाएगी। एक एग्जाम्पल अगर अपन और लेना चाहें तो ले सकते हैं रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रिया। रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रिया, देखो बात सीधी सी है, यानी अपन कह सकते हैं कि जो रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रियाएं होती हैं वे प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ, देखो मैं कोई रेडियो एक्टिव अभिक्रिया का एग्जाम्पल ले रहा हूँ,
ये लो, ये मैंने कोई रेडियो एक्टिव, देखो अल्फा हीलियम का नाभिक होता है। क्या होता है? अल्फा हीलियम का नाभिक होता है। ये मैंने कोई रेडियो एक्टिव अभिक्रिया लिखी है, रेडियो एक्टिव अभिक्रिया। तो अपन कह सकते हैं बात सीधी सी है कि जो रेडियो विघटन की अभिक्रियाएं हैं वे भी प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। अब देखो, ये हमने कुछ एग्जाम्पल देखे हैं प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया N2O5 का तापीय विघटन, दूसरा एग्जाम्पल लिया H2O2 का तापीय विघटन, तीसरा एग्जाम्पल लिया अमोनियम नाइट्राइड का तापीय विघटन, और चौथा एग्जाम्पल लिया एजोआइसोप्रोपेन का तापीय विघटन। और एक हमने क्या कहा, रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रियाएं भी प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। तो देखो, आज की क्लास में हमने प्रथम कोटि अभिक्रियाओं का डिटेल से अध्ययन किया। हमने प्रथम कोटि अभिक्रियाओं की परिभाषा देखी, प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए अवकलित व समाकलित वेग समीकरण प्राप्त किए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात की, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अंतराल सूत्र ज्ञात किया, और फिर हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया का आलेखीय निरूपण देखा, और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हमने अर्ध आयुकाल भी ज्ञात किया, और अंत में हमने प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल भी देखे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आज की जो क्लास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, आप दोबारा से नहीं, आप इस वीडियो को 2 या 3 बार कम से कम देखेंगे और साथ साथ अपने नोट्स लिखने का प्रयास करेंगे। यानी हम कहेंगे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। बोर्ड एग्जाम की तरफ से भी आज की जो क्लास है हमारी इम्पोर्टेंट क्लास है। तो हमने इस क्लास में प्रथम कोटि अभिक्रियाओं का डिटेल से अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।